क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत पहला चैप्टर जो इतिहास का था उसका हमने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया था और वो वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला था और काफ़ी लंबा वीडियो था वो, इसलिए यूट्यूब में कर दिया था। आपको देख लीजिएगा, आप यूट्यूब में मिल जाएंगे। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। भारत के राष्ट्रवाद की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ ही भारत में भी राष्ट्रवाद आया, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और जो भारत का राष्ट्रवाद है एक तरह से ये उपनिवेशवाद विरोधी के रूप में आया। उपनिवेशवाद क्या होते हैं? उपनिवेश जो आपने कक्षा 7-8 में पढ़ा होगा, हमारे देश में अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाली आए, ये उपनिवेशी अपना व्यापार करने के लिए आए थे। धीरे धीरे ये लोग उपनिवेशवादी के शोषण करने लगे, भारतीयों का राज्यों को हस्तगत करने लगे और इससे किसान और तमाम जो आम तबका है इनसे परेशान होने लगा और इनसे परेशानी के रूप में जो भारत में है वो एकता की भावना बदल गई, एकता की भावना होने लगी। लेकिन भारत का जो राष्ट्रवाद है वो उपनिवेशवाद विरोधी है, उपनिवेश का विरोधी के रूप में एकता स्थापित की। नए विचारों, गीतों ने भी भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित की, राष्ट्रवाद स्थापित किया। एक समय जब 1919 की घटना, इसके पहले हम समझेंगे 1914 में आपका 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला। 1914 से 1918 ये विश्व युद्ध में भारत ने भरपूर साथ दिया अंग्रेजों का और इसमें जो ब्रिटेन विजयी हुआ था, विजयी होने के बाद भारत ने कुछ अपेक्षा की थी कि शायद हमें कुछ ना कुछ स्वायत्तता मिलेगी या हम ऐसे शोषित नहीं होंगे, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। इसके पहले 14 से 18 इस बीच में भारत में एक महान नेता भी आए जो अफ्रीका से लौटे थे। 1915 में गांधी जी कहां से? अफ्रीका से कहां आए? भारत आगमन, ठीक है, भारत इनका आगमन हुआ। इन्होंने पहले भारत का दौरा किया। उस समय क्या था? विश्व युद्ध चल रहा था है और नए विचार लोगों में आ रहे थे, उपनिवेशवाद विरोधी भावनाएं पैदा हो रही थी। ऐसे में इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और भारत का दौरा करने के बाद वो गए चंपारण 1917। चंपारण में क्या होता? नील की खेती, जिसे तिनकटिया भी कहा जाता है, नील की खेती करने पर अंग्रेज बाध कर रहे थे। चंपारण आंदोलन, ये नील की खेती के लिए बाध कर रहे थे। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था। ये उनकी राजनीति का पहला आंदोलन 1917 का चंपारण था और इसमें वो पूर्ण रूप से सफल हुए। दूसरा 1917 और 18 में भी उनका जो है गुजरात खेड़ा, ये खेड़ा है, खेड़ा गुजरात, यहां भी किसानों दुर्भिक्ष पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, फ्लू की महामारी भी चल रही थी और उसी समय जो है टैक्स इत्यादि बढ़ाए जा रहे थे। तो इसलिए गांधी जी का दूसरा जो आंदोलन ये 17-18 है, ये भी खेड़ा में गुजरात हुआ। चंपारण बिहार में पड़ता है, ध्यान देना क्योंकि ये नक्शे में भरने के लिए आता है।
कि चंपारण, भैया नक्शे में तो चंपारण बिहार में इसको दर्शाना है, खेड़ाबाद को गुजरात में दर्शाना है। तीसरा उनका आंदोलन था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद आंदोलन ये मिल मजदूरों के पक्ष में था। और ये तीनों आंदोलन जो थे 1917 चंपारण बिहार, 1917-18 खेड़ा गुजरात और 1918 अहमदाबाद, ये जो आंदोलन थे ये गांधी जी के सत्याग्रह पर एक सफल आंदोलन। इन्होंने जो राजनीति में अपना हथियार जो पेश किया, एक राजनीति का कवच, वो था उनका सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य की शक्ति पर आग्रह। क्या होता है? शक्ति की शक्ति पर आग्रह। यदि हमारा सत्य सही है, हम यदि सही है तो हम हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से हम वो काम करवा लेंगे अंग्रेज। वो बात मतलब अहिंसा का, हिंसा का उनके उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। हिंसा द्वारा ये तीनों आंदोलन जो वो पूर्ण रूप से सफल रहे। इससे उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि यह अब हम फिर यहाँ पहुंचते हैं 1914 से 18। 1918 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कि भैया आपको ये मालूम होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध ये कब से कब तक था? 1914 से 1918। तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों को ये मालूम था कि हम जो है इस विश्व युद्ध के बाद शायद आंदोलन होंगे, या जो आम भारत के नागरिक हैं वो हो सकता आंदोलन करें। तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक, ये रॉलेट एक्ट 1919। ये रॉलेट एक्ट क्या है? जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो रॉलेट एक्ट के बारे में समझ लीजिए। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा अधिनियम था जो किसी भी व्यक्ति को बिना FIR के, बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो गिरफ्तारी 2 साल तक कैद रख सकते हैं बिना किसी कोर्ट में जाए हुए, बिना उसके ऊपर बिना किसी मुकदमा चलाए हुए इसको जो है 2 साल तक जेल में रख सकते। इस एक्ट के खिलाफ भारत के जो उस समय के बड़े नेता थे, खासतौर से गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने जबरदस्त इसका विरोध किया और उन्होंने इस एक्ट को बताया कि ये एक्ट हमारा बिना अपील बिना दलील और बिना वकील, यानी इस एक्ट में क्या था कि इसमें कहीं अपील नहीं की जा सकती, कहीं दलील भी नहीं दे सकती, और कहीं अपील कोई वकील भी नहीं कर सकते। तो इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ध्यान दीजिए, एक देशव्यापी हड़ताल किया। और एक देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की, लेकिन ये हड़ताल जो है आपको फिर बताते हैं सत्याग्रह के आधार थी, अहिंसात्मक थी। 6 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने गांधी जी को दिल्ली में जाने से मना कर दिया, दिल्ली पर जाने पर रोक लगा दी, और ये आंदोलन धीरे धीरे काफी जो है विस्तार होने लगा। अंग्रेजों को भय था कि कहीं डाक, फोन और हमारे टेलीफोन बाधित ना हो, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर बर्बर, लाठियां चार्ज और गोली शूट करना शुरू कर दिया, जिससे ये आंदोलन जो है गांधी जी का धीमा पड़ जाए। तो पहले आप घटना सुनिए, 6
गांधी जी का आंदोलन, गांधी जी ने जो है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी आंदोलन किया। दिल्ली में जाने से भी उन्हें मना कर दिया, पाबंदी लगा दी। उन्होंने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919, ध्यान दीजिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा की, और ये सभा शांतिपूर्वक जुलूस था। वहां बैसाखी का मेला भी लगता है, कुछ लोग वहां बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए भी आए थे और कुछ यहाँ शांतिपूर्ण जुलूस में हिस्सा लेने के लिए आए थे। वो चारों तरफ से बंद था, निकलने की ज्यादा जगह नहीं थी। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कैसे अंग्रेजों को मौका मिला इनको शुरू करने का। 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने 1919 6 अप्रैल को जब आंदोलन किया देशव्यापी, तो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब है, जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं 144 या ऐसे कुछ धाराएं जैसे कहते हैं, उस समय मार्शल लॉ किया जाता था। तो मार्शल लॉ लागू कर दिया, जैसे चुनाव के समय 144 धारा लागू कर देते हैं, तो लोग 4 लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, 10 लोग किसी चौराहे पर नहीं बैठ सकते। इसलिए उस समय ये मार्शल लॉ था, और मार्शल लॉ लागू था। ये जो 13 अप्रैल को 1919 को जो घटना हुई, ये अमृतसर जलियांवाला बाग में, यहाँ लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है, और जो बैसाखी के मेले में आए थे उन्हें भी मालूम नहीं था। जो सत्याग्रह कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठक कर रहे थे, जुलूस के लिए वो कर रहे थे, उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि ये मार्शल लॉ लागू है। ऐसे मौके पर मार्शल लॉ करके जनरल डायर को ये कमान सौंप दी गई, और जनरल डायर आनंद फानन में वहां पहुंच गए, और उन्होंने इतनी भीड़ को देखते हुए, क्योंकि उन्हें अच्छा मौका मिल गया था कि नहीं मार्शल लॉ लागू, इतनी भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं सकती, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां सैकड़ों लोग हताहत यानी मारे गए। ये बहुत बड़ी घटना थी 13 अप्रैल 1919, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि गांधी जी की जो हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हुई थी, उसमें नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, और जो ये हड़ताल हुई थी, जो ये गिरफ्तार किए गए थे, ये गांधी जी ने जो 6 अप्रैल को हड़ताल की थी, वो हड़ताल का एकमात्र कारण था रॉलेट एक्ट। जैसे हमने अभी बताया, रॉलेट एक्ट में एक बात फिर ध्यान दे लीजिए, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 वर्ष बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। इसलिए इस एक्ट का भारतीय नेताओं ने विरोध किया, और इस एक्ट को उन्होंने बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला एक्ट बताया। तो आज बस यहीं तक। कल या जब भी हमारा वीडियो पड़ेगा तो आप जरूर देखिए और अपने नोट्स भी बनाइए। हम आपको इस तरह बताएंगे अगले वीडियो से कि आप जो है इसी को कि आप नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, धन्यवाद। काम